हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो 3 है उसको पूरा कंप्लीट करने वाले, पूरे अच्छे से समझने वाले हैं। और वो चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है आपका मुद्रा एवं शाख। मुद्रा, ये मुद्रा क्या होता है? मुद्रा, तो मुद्रा तो चलिए मान लें हम लोग थोड़ा बहुत समझ भी सकते हैं, जैसे कि हमारे पॉकेट में भी है। ये क्या है? ये आपका लगभग 100 रुपया का नोट है। उसके अलावा भी कुछ है भाई मेरे पास। ये क्या है? 2 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, बस 2 ही का सिक्का है यार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है मेरे पास? ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे पास, ये सभी किस में आएंगी? ये सारी चीज़ें आएंगी आपके मुद्रा में, यानी ये सब क्या है? आपके पास पैसा है। अब एक और चीज़ इसके साथ में, वह है साख। अब ये साख क्या होता है? तो साख आपको एक समझते हो, एक तरह का क्रेडिट होता है। नहीं समझ में आइए, क्या बोल रहे हो यार? साख क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा है? आसान भाषा में समझाइए, इजी कीजिए इसको थोड़ा। चिल, आई एम हियर। तो सुनिए, अब साख क्या होता है भाई? तो साख को आप आसान भाषा में समझ सकते हो, उधार, उधारी। यानी कि किसी से आपने पैसा लिया और उसको बोला कि भाई मैं तेरे को कुछ टाइम बाद पैसा देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया है? उधारी लिया है। और ये क्या उधारी है? आपका साख है। तो अब ने हमने यहाँ पे जो आपका चैप्टर है उसको थोड़ा सा समझ लिया कि जो मुद्रा है और साख क्या है उसके बारे में। ओके, अब हम लोग को ये समझना है कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। तो मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम क्यों है, और मुद्रा ही विनिमय का माध्यम क्यों है, इसको हम लोग समझने वाले हैं अच्छे से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, मुद्रा का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? हमारे रोजाना के जीवन में बहुत ही बड़े लेवल पर करते हैं। यानी कि अगर हम लोग चारों तरफ देखें अगर, तो हम लोग कहीं ना कहीं मुद्रा का जो इस्तेमाल है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप इसको देख सकते हो, ये क्या है? ये हमने खरीदा हुआ है अभी, ठीक है। तो ये क्या चाहिए आपका? ये हमको कैसे मिल गया? मैंने कहा कि भाई हमको दे दो, उसने हमको दे दिया? नहीं, इसको हमने खरीदा है। तो खरीदा है, इसके लिए हमने क्या किया है? इसकी कीमत चुका है, इसके बदले में पैसा दिया है, इसके बदले में मुद्रा दिया है। यानी हमने मुद्रा का इस्तेमाल किया और उसको मुद्रा दिया और उसने बदले में मुझको ये दिया। तो ये हमको कैसे मिल पाया? ये हमको मिल पाया कैसे? तो जब हमने उसको मुद्रा दिया, पैसा दिया, उसके बाद। यानी कि हम लोग अगर चारों तरफ देखें तो डेली हम लोग कहीं ना कुछ चीज़ में हमेशा मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। बात इतनी आ रही है आपको समझ में? यहाँ पे देखिए कि मुद्रा के जरिए हम लोग वस्तुओं को खरीदते हैं और वस्तुओं को बेचते हैं। जैसे कि मैंने जो है इस चीज़ को खरीदा है, तो मैंने तो खरीद लिया, बदले में पैसा दिया, और अगले ने क्या किया? अगले ने उससे वस्तु को बेचा है। यानी कि वस्तुओं को खरीदने में, वस्तुओं को बेचने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, मुद्रा के बदले क्या किया जाता है? कई बार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ अपना, तो मैं जहाँ ट्यूशन देने जाता हूँ, तो वहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाने गया, वहाँ पर मैंने क्या किया? उसको मैंने अपने कोई चीज़ दे दी। कोई चीज़ तो मैंने उसको नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको समझा कर आया, मैंने उसको सिखा कर आया। यहाँ पे मैंने अपनी सेवा दी उसको, और बदले में उसने क्या किया? महीने के लिए मुझे कुछ अपना पैसा दे दिया, जिससे मेरा पॉकेट खर्चा निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है मुद्रा के बदले में सेवा का दिया जाना। आप इस फोटो में देख सकते हो। इस फोटो में क्या हो रहा है? इस फोटो में जो नन्हे मुन्ने बालक हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है, घुमा रहे हैं। तो इनको क्या हो रहा है? इनको मजा मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। तो ये जो बस वाला है, इन बच्चों को क्या कर दिया? अपना बस दे दिया? नहीं, इसने क्या किया है? इसने बच्चों को अपना बस नहीं दिया है, बच्चों को मनोरंजन दिया है, बच्चों को एंजॉयमेंट दिया है, बच्चों को तरह तरह के दृश्य दिखाए, उनको घुमाया फिराया है। ठीक है, यानी कि बच्चों को सेवा दिया है, और बच्चे को बदले में क्या लिया है बच्चों से? तो बच्चे से बदलों में मुद्रा लिया है, यानी कि पैसा लिया है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, सिर्फ वस्तुओं की खरीद बिक्री ही नहीं, बल्कि जो सेवाएं हैं उनको लेने में भी और उनको देने में भी हम लोग कैसा इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मुद्रा वो हिल रहा है। यानी कि मुद्रा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे कैसे क्या है, हम लोग उसको भी आगे समझने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे ये समझने वाले हैं, क्या? ये समझने वाले हैं कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है। आखिर हम लोग कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, कोई भी वस्तु बेच रहे हैं। ये पेन है, इसको भी मैंने खरीदा हुआ है ना, तो इसके बदले मैंने पैसा दिया हुआ है, मुद्रा दिया हुआ है। तो बदले में मुद्रा ही क्यों देते हैं, मुद्रा ही क्यों लेते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? इसको हम लोग समझते हैं भाई कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसको देखिए, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जिस व्यक्ति के पास पैसा है, मुद्रा है, वह इस पैसे का उपयोग, वह इस मुद्रा का उपयोग जो है वह किसी भी विनिमय में कर सकता है।
विनिमय कहने का मतलब क्या है? विनिमय कहने का मतलब है किसी चीज को खरीदना, किसी चीज को बेचना। उसमें क्या कर सकता है? इस मुद्रा का उपयोग आराम से कर सकता है, चाहे उसको कोई भी चीज खरीदना हो, चाहे कोई भी चीज को बेचना हो। आपको पता है, अगर आप अपने घर से पैसे लेकर जाओ, आप जो चाहो आप खरीद सकते हो, बशर्ते आपके पॉकेट में उतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हर कोई क्या करता है? मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ये पेन लेने गया, उसको कहूंगा कि एक काम करो ना, मैं आप मेरा शर्ट ले लो, बहुत महंगा है, शर्ट ले लो, बदले में एक पेन दे दो। नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको भी जब भुगतान करना होगा, उसको भी कई अब दूसरी चीजें खरीदनी होंगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको भी मुद्रा चाहिए। अब वैसा थोड़ी कि वो भी कहेगा स्टूडेंट हमको भी कोई चीज दे दीजिए, बदले आप मेरा शर्ट ले लीजिए। अगर हर कोई अपना शर्ट देते रह गया और बदले में अपनी चीजें खरीदते रह गया तो क्या है? ऐसा हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वह मुद्रा के रूप में भुगतान करना, मुद्रा के रूप में अपने वस्तुओं को बेचना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा आसान समझते हैं, ठीक है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल वो अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए करते हैं। यानी कि हमने जिससे जो सामान खरीदा, हमने उसको बदले में पैसा दिया, और हमने जिसको पैसा दिया है उसको किसी चीज का जरूरत होगा तो वह उस पैसे को किसी और को देगा और उससे अपनी जरूरत की चीजों को लेगा। यानी कि लोग जो है वह मुद्रा को आराम से किसी को भी दे करके उसके पास जो वस्तु है उससे वो खरीद सकते हैं। यानी कि मुद्रा के जरिए विनिमय यानी कि खरीद और बिक्री आसानी से करते हैं लोग। थोड़ा एक एग्जाम्पल दीजिए जिससे हम लोग इसको अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे देखिए, ये है जेरी भाई। जेरी भाई जूता से अपना सर को पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि इनको जो है ना खाने के लिए केक चाहिए। तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि ये केक हमको दे दो, बदले में जूता ले लो। वो कहता है मैं जूता क्या करूँगा, मुझे जूता नहीं चाहिए। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको जो है एक वैसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो क्या करता हो, जो केक बेचता हो और जिसको जूते की जरूरत हो, और ये उनके पास जाएंगे, उनको जूता देंगे और जूता के बदले में केक लेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पे मुद्रा होता तो ये काम आसान हो जाता। इसको भी हम लोग और अच्छे से समझने वाले हैं। ये तो बस मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि जो जेरी भाई हैं वो जूता बेचते हैं और इनको चाहिए केक, तो इनको आसानी से केक नहीं मिल पा रहा है। अब इनको और अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ये क्या है आपका जो नेक्स्ट है, यह है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये एग्जाम में पूछेगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, तो इसका पहले हम डिफिनीशन समझते हैं, उसके बाद इसमें समझेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, मैं इसी समझाऊंगा। यहाँ पे इसका डिफिनीशन है वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन। यानी कि यहाँ पे पैसा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैसा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वस्तु के बदले वस्तु का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि एक वस्तु दो और दूसरी वस्तु लो और अपना अपना काम कर लो, हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे कि इस फोटो में देखो, ये भाई जूता बनाते हैं, ठीक है, और ये भाई चावल दाल बेचते हैं। अब इनको खाने के लिए जूता खाना है। जूता खाना है नहीं, जो जूता कैसे खाएंगे यार, ये तो खाना खाएंगे यानी कि चावल दाल ही खाएंगे। तो इनको जूता बेचना होगा, और चूंकि ये जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है, यानी कि वस्तु दो और बदले में वस्तु लो। तो इनको क्या करना होगा? इनको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो अनाज बेचता हो। यानी इनको रोटी चावल खाइए ना, तो उसके लिए जो दाल बेचता हो, जो चावल बेचता हो, इनको वैसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो ये चीज़ें बेचता हो। कौन सी चीज़ें? चावल, रोटी, दाल, इनको वो खाना है, तो इनको वैसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो इन सारी चीज़ों को बेचता हो। और ये उससे व्यक्ति के पास पहुँच गया। मान लीजिए ये आपका वही व्यक्ति है जो कि क्या है, रोटी चावल दाल बेचता है। तो इसके पास आए, कहें कि ये लीजिए जूता, हमको दीजिए रोटी चावल दाल। ये कहेगा नहीं देंगे। अब ऐसे कहे भाई, कहे बुक नहीं दे रहा है तो अच्छा बेचिए रहा, दे देना चाहिए। तो नहीं, इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि हमको जूता नहीं चाहिए, हमको चाहिए साइकिल एगो। तो हम क्या करेंगे, अपना रोटी चावल दाल उसको देंगे जो हमको साइकिल देगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, किसके कारण? वस्तु विनिमय प्रणाली के कारण, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मुद्रा होता तो ये आराम से क्या करते, ये अपना जो जूता है वो किसी व्यक्ति को बेच देते। जिसको जूता चाहिए होता वो आराम से इनसे जूता लेता और बदले में इनको मुद्रा देता। और फिर ये क्या करते, मुद्रा लेकर इनके पास जाते और आराम से इनको मुद्रा देते और अपनी वस्तु के सामान लेते। और इसके बाद ये क्या करता, ये जाता आराम से साइकिल खरीदता, उसके बदले में मुद्रा देता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, आपका वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा है, यहाँ पे मुद्रा नहीं है।
यहाँ पे जो भी चीज़ें बेची जाएंगी, खरीदी जाएंगी, वह वस्तु के बदले वस्तु ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है? अभी तक आप इसको समझ चुके हो कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है, लेकिन अब इसको स्पेसिफिक समझ रहे हैं हम लोग कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है और इसको एग्जाम में कैसे लिखना है। चलिए शुरू करते हैं, इसको भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता है, यानी कि वह व्यक्ति कोई चीज है उसके पास, वो उसको बेचना चाहता है और वही वस्तु दूसरे व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता है। जैसे कि इस फोटो में ही आपको बता दूं, ये भाई जूता बेचना चाहता है और ये भाई जो है वो जूता खरीदना चाहता है। ठीक है, यानी कि यह जूता बेचने की इच्छा रखता है और यह जूता खरीदने की इच्छा रखता है। उसके बाद अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना आवश्यकताओं का पूरा हो जाना, यही क्या कहलाता है हमारा? यही कहलाता है दोहरा संयोग। ठीक है, किसका भाई? तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यह है कि इसको जो चीज़ बेचनी है वही चीज़ इसको खरीदनी है, और इसको जो चीज़ बेचनी है वही चीज़ इसको खरीदनी है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग जो है ये सामान अपना इसको दे देगा और ये सामान अपना इसको दे देगा, दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, दोनों की आवश्यकता पूरा हो गया। यही कहलाता है आपका आवश्यकताओं का, क्या चीज का? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। और इसमें जो है आपका मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपको आराम से समझ में आ गया कि जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है वह क्या होता है। तो यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को समझने के बाद क्या करना है? इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आपको समझना है कि आगे क्या है। तो आगे है आपका, चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया के माध्यम में क्या करता है? मध्यस्थता करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मुद्रा को? इसीलिए हम लोग विनिमय का माध्यम करते हैं। नहीं समझ में आया? थोड़ा अच्छा समझाइए। तो देखिए, अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें क्या हमने देखा? उसमें हमने देखा कि एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो, दूसरी वस्तु दो और अपनी पहली वाली वस्तु लो, यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन ही क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली था। अब यहाँ पे हम घुसा देते हैं मुद्रा को। अब मुद्रा आ जाएगा तो जिस वस्तु, मान लेते हैं किसी को अपनी वस्तु बेचनी है तो अपनी वस्तु बेचेगा, बदले में मुद्रा लेगा और उस मुद्रा को लेकर के जाएगा और उसको जो चीज़ खरीदनी है वो खरीदेगा और बदले में उसको मुद्रा देगा, और वो जो पर्सन जिसको मुद्रा मिला है वह उस मुद्रा को लेगा और उसको जो चीज़ खरीदना होगा वह उस तीसरे पर्सन को देगा और उससे अपनी आवश्यकता की चीज़ों को खरीदेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वस्तु के लेन देन में, यहाँ पे लेन देन कहने का मतलब है वस्तु का विनिमय में। वस्तु का विनिमय यानी कि वस्तुओं के खरीद बिक्री में, यानी कि वस्तुओं का जो विनिमय प्रक्रिया है उसमें मुद्रा क्या कर रहा है? मुद्रा जो है वह आपका मध्यस्थता कर रहा है, यानी कि बीच में आ रहा है ना कि आपको क्या चाहिए उसके बदले में पैसा ले लो, आपको क्या करना है उसके बदले में पैसा ले लो। और जो मुद्रा है वह क्या कर रहा है? मध्यस्थता कर रहा है, यानी कि बीच का काम कर रहा है, एक तरह का ब्रिज का काम कर रहा है, उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए मुद्रा को क्या कहते हैं? विनिमय का माध्यम कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है कि जो मुद्रा है वो विनिमय का माध्यम क्यों है? तो विनिमय का माध्यम इसलिए है क्योंकि वह जो है लोगों के बीच में, जिनको कोई चीज़ बेचना है, जिनको जो चीज़ खरीदना है, उनके बीच में क्या करता है? मध्यस्थता करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में। मुद्रा का आधुनिक रूप यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? तो देखिए, अभी हम लोग जो वर्तमान समय में मुद्रा के रूप में जिस चीज़ों का उपयोग करते हैं और जो पहले के समय में हम लोग किसी वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कि पहले का समय का जो मुद्रा था वह कुछ अलग था। अभी हम लोग जो वर्तमान समय में वस्तुओं को खरीदने के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अब अलग हो गई हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि अभी जो आपका आधुनिक मुद्रा है उसके रूप में क्या क्या है और पहले क्या क्या थे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता था। किसके रूप में? मुद्रा के रूप में, यानी कि वस्तुओं के विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को खरीदने और बेचने के रूप में पहले बहुत तरह तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता था। वो कौन कौन थी? तो देखिए, उदाहरण आपको दिया गया है कि वो चीज़ें क्या थी। वो चीज़ें थी जैसे कि हम बात करते हैं आरंभिक काल में, यानी कि बहुत ही पहले समय में क्या होता था? भारतीय जो अनाज है, जो पशु हैं, इसका उपयोग किया जाता था मुद्रा के रूप में। यानी कि मान लेते हैं कोई ऐसा बंदा है जिसके पास गाय है और उसको क्या है? उसके पास दूध हो गया भाई, गाय है तो, और वो चाहता है कि वो दूध बेच के आराम से रोटी खाए। रोटी खाने के लिए उसको क्या चाहिए? उसका गेहूँ चाहिए होगा। तो वह किसी वैसे व्यक्ति के पास जाएगा जो उसको क्या दे? उसको गेहूं दे और बदले में उससे क्या ले भाई? तो दूध ले।
तो वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गया जो कि उसको क्या देता होगा, गेहूं देता होगा, और वह उस गेहूं से आराम से रोटी बना के खाएगा, और इसको आराम से क्या मिल गया, दूध मिल गया, उसको गेहूं मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हो रहा है आपका गाय के दूध का इसको दिया जा रहा है, और इससे क्या लिया जा रहा है, गेहूं लिया जा रहा है। यानी कि आपका जो अनाज है उसका एक तरह से उपयोग किया जा रहा है मुद्रा के रूप में। वही यहाँ पे जो पशु हो गया आपका, कई बार गाय को भी दे दिया जाएगा तो पूरा 4-5 बोरा आपको गेहूं ले लेगा, नहीं तो अगर दूध देगा सिर्फ दूध तो 1 किलो 2 किलो आराम से सिर्फ गेहूं ले पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है आपका अनाज का और पशु का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आराम से समझ जा रहे हैं कि जो पहले का समय था उस समय भारत के जो पशु थे, यहाँ की जो आपकी अनाज थे, इसका उपयोग किया जाता था मुद्रा के रूप में पहले के टाइम में। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे उसके बाद आपका समय बदला थोड़ा सा, और यहाँ पे सोना, चांदी और तांबे जैसे जो धातु हैं इसका उपयोग किया जाने लगा। किसके रूप में, तो इसका उपयोग किया जाने लगा आपको सिक्के के रूप में, यानी कि मुद्रा के रूप में। यानी कि पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था वह रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत उपयोगी होता था ना। गाय ले लो आप, तो क्या रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काफी उपयोगी होता था। वही आपका ये जो उसके बाद का जो मुद्रा, सोना, चांदी, तांबे धातुओं से बनने वाली मुद्रा है, जो सिक्के हैं, अब इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इनका जो मूल्य है, वैल्यू है, वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आधुनिक मुद्रा की, वर्तमान समय जो मुद्राएं चलती है उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम लोग का कागज़ का करेंसी हो गया, मोबाइल से हम लोग जो पेमेंट करते हैं, मोबाइल पेमेंट हो, ठीक है, मोबाइल पेमेंट हो गया आपका, नेट बैंकिंग हो गया, चेक, हम लोग जो चेक से पेमेंट करते हैं वो हो गया, यूपीआई आईडी हो गया, जैसे कि 7 सबका नंबर होता है 10 डिजिट का, फिर @ICICI बैंक, @HDFC बैंक, तरह तरह के भी आप यूपीआई आईडी भी चलते हैं। तो ये जो आपका यूपीआई आईडी है, आपका जो बैंक का चेक है, इसका कोई मूल्य है? सरकार जो नोट जारी करती है इसका कोई मूल्य है? नहीं समझ में आया। जो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको याद होगा नोटबंदी का समय सरकार ने क्या बोला कि अब जितने भी 1000 के नोट हैं वो नहीं चलेंगे, तो रद्दी के हो गया आपको लिए एक तरह से, यानी कि अब वो कोई लेगा ही नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ बोली एक्सेप्ट करने के लिए, वहीं एक्सेप्ट हो रहा था, यानी कि उस कागज़ का वैल्यू नहीं है। जब तक सरकार उसको एक्सेप्ट करती है तभी तक वैल्यू है, अदरवाइज इसका कोई वैल्यू नहीं इस नोटों का। ठीक है, इनका कोई अपना महत्व नहीं होता है। लेकिन जो पहले की आपकी मुद्राएं थी, चाहे आप गाय ले लो, चाहे आप गेहूँ ले लो, चाहे आप सोना चांदी तांबा ले लो, इन सभी चीज़ों का क्या था, इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं उसको, जो चीज़ें पहले मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी वह क्या होती थी, वह बहुत ही मूल्यवान धातुओं जैसे कि सोना चांदी जैसे धातुओं से बनी होती थी। हमारे जो अनाज थे, पशु थे, वह रोजमर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जो आधुनिक मुद्रा है वह इस प्रकार का अपना कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है ना, बात आ गई आपको समझ में? इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो पहले के समय की जो मुद्राएं थी वो काफ़ी अलग थी, और जो आधुनिक समय की मुद्राएं हैं वह काफ़ी अलग है। आप इसमें डिफरेंस भी देख पाए अभी तक, और क्या होता है वो भी समझ पाए। अब देखो, फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? यानी कि जो आधुनिक मुद्रा है इसका तो यार ना कोई रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग है, ना ही कोई इसका अपना महत्व है, कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, फिर इसका हम लोग विनिमय का माध्यम के लिए क्यों उपयोग करते हैं? जरा सोचो और बताओ, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। तो देखो, इसके पीछे कई कारण हैं। वो कारण कौन कौन से हैं? तो देखो, इसके पीछे क्या क्या कारण है। इसके विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है, जो आधुनिक मुद्रा है इसको विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, यानी कि एक्सेप्टेंस करती है। यानी कि सरकार जो है वो बोलती है कि ये जो नोट है ना, ये कोई नोट आम नोट नहीं है, इसको मैंने एक्सेप्टेंस दिया। यानी कि हम भारतीय गवर्नमेंट, जैसे कि आरबीआई इसका काम कर रही है, तो आरबीआई क्या बोलेगी कि मैं इसका एक्सेप्टेंस देता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो आओ मेरे पास। यानी कि सरकार इसको क्या कर रही है, प्राधिकृत कर रही है, सरकार इसको एक्सेप्टेंस दे रही है। और देखो, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी या फिर नोट जारी करती है। यानी कि भारत में जो भी मुद्राएं हैं उसको कौन जारी करता है? उसको जारी करता है केंद्रीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति, संस्था जो है, यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, ठीक है, वह मुद्रा जारी नहीं कर सकता है। सिर्फ कौन करेगा जारी भाई मुद्रा? तो आरबीआई ही करती है। ठीक है,
इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, यानी कि आपको रुपया का इस्तेमाल करना है, इसका गारंटी, इसका कानूनी हक कौन देता है आपको? तो खुद गवर्नमेंट देती है, जिसे भारत में सौदे में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर आप लोग कोई चीज़ें खरीद रहे हो, कोई सेवाएं ले रहे हो, कोई चीज़ों का इधर से उधर कर रहे हो, यानी कि सेवाएं ले रहे हो भाई, मान लेते हैं हम अपना ट्रक से एक बोरा अनाज को था, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले ले गए, चाहे फिर कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं, कोई चीज़ें बेच रहे हैं या कोई चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको? सौदा में अदायगी, यानी कि कोई चीज़ें बेचने और खरीदने में हम लोग रुपया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि हम रुपया नहीं लेंगे, हमको सोना चांदी या पैसा दीजिए, तो हम लोग उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। हम लोग बोल रहे कि जब भारतीय गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि आप जो है सो रुपया ले सकते हो, कानूनी हक है हमको आपको रुपया देने का कोई भी सामान खरीदने के बदले, तो आप मना कैसे कर सकते हो? तो यही सब आपका कारण है, जिस कारण से क्या होता है, जिसका कागज कोई वैल्यू नहीं है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, कोई उसका अपना महत्व नहीं है, फिर भी उसको विनिमय प्रणाली में उपयोग किया जाता है, वस्तुओं को खरीदने और बेचने में उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सारा नियम कानून लाई है, भारतीय गवर्नमेंट उसको अधिकृत करती है, तब जाकर के उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, बैंकों में निक्षेप। अब ये बैंकों में निक्षेप का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। तो बैंकों में जो निक्षेप है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एक बहुत सा अच्छा लड़का दिख रहा हो, आप ही इससे पहले पढ़ता था, और आप लोग जब 5-6 साल और पढ़ लोगे तो अच्छा से एक जॉब ले लोगे। अब जॉब ले लोगे तो क्या होगा, आपको मंथली कुछ इनकम मिलेगा। मान लेते हैं आपको जो मंथली इनकम मिल रहा है वो 50,000 मिल रहा है, ओके, 50,000 मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको तो महीना के शुरू में या फिर महीना के एंड में 50,000 मिल जाएगा, तो आप रहने में कुछ खर्चा करोगे। मान लेते हैं रहने में आप 5,000 खर्चा कर रहे हो, उसके बाद खाने में आप 5,000 खर्चा कर रहे हो, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप खर्चा करोगे। लेकिन आप पूरा 50,000 तो खर्चा नहीं करते रहो, आप सिंगल रह रहे हो बाहर में, तो आप क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ पैसा, जिसकी मान लेते हैं 10,000 ही आप जो है बचा लिए, तो आप क्या करोगे, जब आप हर महीने 10,000 बचा रहे हो तो अपने घर में रखोगे, और घर में आपके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। फिर आप टेंशन में हो जाओगे, अरे यार बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, इसको बचाएं, क्या करें, काम पे जाएं कि घर में पैसा का देख रेख करें। तो आप क्या करते हो, आप करते हो उस बैंक में अपना निक्षेप, यानी कि आपके पास जो पैसा है उसको आप बैंक में जमा कर देते हो। यानी कहने का यहाँ पे ये मतलब है, रोजमर्रा की जिंदगी में हमको जितनी पैसा की आवश्यकता है उसके अतिरिक्त जो पैसा हमारे पास बचता है, हम उसको कहाँ जमा कर देते हैं, हम उसको जमा कर देते हैं बैंक में। और फिर हमको कोई टेंशन भी नहीं रहता है, क्योंकि हमने जब पैसा बैंक में अगर जमा कर दिया तो उसको अच्छा से रखना किसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी है बैंक की, ठीक है। अब बैंक लूट जाए चाहे बैंक जल जाए, अब वो पैसा उसको देना है, अब वो उसकी जिम्मेवारी है। अब देखो, इसी में कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग को बैंक देता है। एक तो हमारा पैसा का सुरक्षा दिया, पहली सर्विस हो गई बैंक की। दूसरा है मांग जमा। अब ये मांग जमा क्या होता है, इसको एग्जाम में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, इसको समझिए। खातों में जमा धन की मांग के जरिए निकाला जा सकता है, जिसे मांग जमा कहते हैं। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये है, हमारा जो पैसा है हमने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलाया, अपना खाता खुलवाया, वहाँ पे हमारा जो पैसा है हमने वहाँ पे उसको जमा किया, और जब हमको ज़रूरत पड़ी, मान लें हमको भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, हर महीना हम अपना जो 10-10 हज़ार रुपया है वो बैंक में जमा कर रहे हैं। अब मान लें मेरी बहन का शादी हो गया, चाहे कुछ काम हो गया, तो मेरे को पैसे की ज़रूरत है, घर में कोई बीमार पड़ गया तो पैसे की ज़रूरत है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा बैंक और मेरे जो पैसे हैं उसको मैं वहाँ से निकालूंगा, और इसी को क्या कहा जाता है, मांग जमा, ठीक है। यानी कि मेरा जो जमा है उसको हम मांग रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, यही होता है आपका मांग जमा, ठीक है। ये भी आपका सर्विस कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। यानी कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम आराम से अपना पैसा निकाल लेंगे। इसके अलावा जो बैंक है वह कुछ हम लोग को ब्याज भी देता है, ठीक है। यानी कि हम लोग पैसा जमा करते हैं और बैंक उस पर कुछ हम लोग को ब्याज भी देता है, यानी कि हम लोग जितना पैसा जमा किए हैं उसके अतिरिक्त हम लोग को कुछ पैसा भी मिलता है। ये भी एक काम करती है बैंक। उसके अलावा एक और काम करती है, वह है चेक का। अभी इसके बारे में लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो, एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी खाता से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है, मान लेते हैं इस बंदे का जो है वह बैंक में आपका अकाउंट है और ये बैंक को एक आदेश देगा। तो कैसे देगा, ये कागज होता है जिस पर ये उस व्यक्ति का नाम लिखा रहता है, कितना अमाउंट देना है वो लिखा रहता है, और इसके नीचे इसका सिग्नेचर रहता है। इस तरह की चीज़ें रहती हैं और वह उस पर सिग्नेचर करके उस व्यक्ति को देगा, और वह व्यक्ति है बैंक जाएगा, अपना
चेक को डिपॉजिट करेगा और उसको वो पैसे मिल जाएंगे। तो ये क्या है, यह एक तरह का आदेश है जो यह व्यक्ति इस चेक के माध्यम से बैंक को देता है कि इतना रुपए फलाना व्यक्ति को आपको दे देना है। तो ये क्या है, चेक है। और इस तरह की जो सर्विस है वह भी हमको देखने को मिलता है कि जो बैंक है वो खाता धारकों को देता है, यानी कि जिनका अकाउंट होता है बैंक में उनको चेक की सुविधा भी दी जाती है। अब देखो बैंकों की ऋण, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बैंकों की ऋण के बारे में। यहाँ देखिए क्या है, बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करती है उसका क्या करती है, यानी कि बैंक भाई आखिर इतना जो हमको सुविधा दे रही है, हमको ऋण दे रही है, हमको कुछ पैसा भी दे रही है बैंक, उसके अलावा मेरा पैसा रख रही है, सिक्योरिटी भी दे रही है, उसके अलावा चेक की सुविधा भी दे रही है। तो इतना चीज़ क्यों करेगी, आखिर बैंक जो है वो जनता से जो धन जमा करती है वो खाते में अपने स्वीकार करती है, उसका क्या करती है भाई, सीधी सी बात है, क्या करती है, सोचने वाली बात है। तो देखिए बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखती है। जैसे कि मैंने बताया था, मान लेते हैं हम जो कुछ पैसा दे रहे हो, किसको, बैंक को दे रहे हैं, तो बैंक को सिर्फ हम ही पैसा नहीं दे रहे हैं ना, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बैंक को पैसा दे रहे हैं, और बैंक क्या करती है, उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा जो है बैंक अपने पास रखती है। और वर्तमान में जो नियम है उसके मुताबिक जो है बैंक को केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखना होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि बैंक में जो है वो पूरा पैसा जमा हो रहा है, कितना, 100 रुपया, तो बैंक जो है वो अपने पास नकद के रूप में कितना रुपया रखेगी, 15 रुपया रखने वाली है। अब देखिए बैंक जो ऐसा क्यों करती है, तो इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावनाओं को देखते हुए किया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, समझिए। अब भाई हम जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ना, तो उनको मांग जमा भी तो है, एक नियम है ना, एक सुविधा। उसमें क्या होता है, जब हमको जरूरत पड़ेगा हम जाएंगे बैंक, अपना पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा सब लोग नहीं करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं, क्योंकि लोग पैसा जमा कब करते हैं, लोग पैसा जमा तब करते हैं जब उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। तो अधिकतर लोग जो है वो पैसा बस जमा करते रहते हैं, निकालते बहुत कम है। लेकिन कुछ लोग को तो जरूरत पड़ सकती है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पैसा को निकालते हैं। तो ये जो लोग पैसा निकालते हैं वो मैक्सिमम कितना होता है, ये मैक्सिमम होता है 15%, यानी कि 100% जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं उसमें से मात्र 15% अनुमान के मुताबिक ही लोग क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं। यानी कि अब यहाँ पे आपको बैंक का कमाता कैसे है बैंक, इसको समझना है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो बैंक में जो पैसा जमा हुआ वह हुआ आपका 100 रुपया, और बैंक नियम के हिसाब से कितना पैसा कैश के रूप में अपने पास रखता है, नगद के रूप में वह रखता है 15 रुपया, ठीक है। तो बाकी का आपका पैसा बच गया। अब इस बाकी का पैसा का बैंक क्या करती है, तो बाकी का जो पैसा है उसको बैंक जो है वह बहुत सारे बिजनेसमैन्स को देती है, या फिर बहुत सारे वैसे लोगों को देती है जिनको पैसा की आवश्यकता है। तो वो उनको पैसा क्यों देगी, क्या लगता है, भाई हैं, बहन हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, क्यों देगी, क्यों देगी, उसके पीछे का कारण है। उसके पीछे का कारण है कि जब बैंक उनसे पैसा देती है, ठीक है, बहुत सारे उद्योगपतियों को देती है पैसा कि लीजिए आप पैसा ले जाइए, तो वो ले जाके क्या करते हैं, वो ले जाके अपना बिजनेस करते हैं, और बैंक जो है वो उनसे इंटरेस्ट लेती है। मान लेते हैं बैंक जो है वो उनसे लेती है 12% का इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक ने जो पैसा दिया है उद्योगपतियों को या फिर बहुत सारे जो बिजनेसमैन से उन सबको जो बैंक ने पैसा दिया है वो 12% इंटरेस्ट पर पैसा दिया है, और हमको जो बैंक पैसा दे रही है, हमको जो बैंक इंटरेस्ट दे रही है उसको मान लेते हैं हम 2%, मान लेते हैं, बस अनुमान है, ठीक है। तो अब देखिए बैंक कमा रही है 12% और दे रही है हमको 2%, तो यहाँ पे जो 10% है, ये 10% क्या है, ये 10% जो है वो प्रॉफिट है, किसका, बैंक का। तो इस तरह से जो बैंक है वो काम करती है। यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पे बैंक जो है वो क्या कर रही है, बैंक एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रही है। मध्यस्थता मतलब क्या, तो मध्यस्थता का मतलब होता है बीच का काम करना, ब्रिज का काम करना। किसके किसके बीच में बैंक ऐसा काम कर रही है, तो वैसे लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो पैसा बैंक को जमा कर दे रहे हैं, ठीक है, और एक वैसे लोग जिनको पैसे की ज़रूरत है वो बैंक से पैसा ले रहे हैं और बदले में ये इनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, और ये कुछ इंटरेस्ट अपने पास रख के कुछ इंटरेस्ट इनको दे रहे हैं। तो इस तरह से बैंक का भी काम चल जा रहा है, और इस तरह से जो कर्ज ले रहे हैं आपके जो उद्योगपति उनका भी काम चल जा रहा है, और जिनके पास पैसा अधिक है उनका भी काम चल जा रहा है। तो सबको जोड़ने का काम यहाँ पे कौन कर रही है, यहाँ पे बैंक कर रही है। चलिए अब हम इसे एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छे सरकारी नौकरी में है, यानी कि आपका एक गवर्नमेंट जॉब है और आपको बनाना है अपना एक घर।
तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जाते हो बैंक और बैंक में जाकर आप एक लोन लेते हो। लोन का आपका अमाउंट कितना, यानी आपने कितने का लोन ले लिया, आपने 5 लाख रुपया का लोन ले लिया है। अब आप क्या करोगे, आप अपना घर बनाने वाले हो, तो बैंक आपको 5 लाख रुपया का लोन ऐसी दे देगी, नहीं देगी भाई, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो बैंक तो पहले देखेगी कि आप जो है वो लोन लेने लायक हो भी या नहीं। वो बैंक कैसे देखती है, वो बैंक देखती है कि आप उसका जो पैसा ले रहे हो बैंक का, आप उसको चुकाने के लायक हो या नहीं। तो आप तो भाई सरकारी नौकरी में हो तो आप उसका पैसा चुका सकते हो। तो बैंक को पता कैसे चलेगा, उसके लिए बैंक जो है वो आपकी नौकरी के कागजात, जैसे कि आपका बैंक का स्टेटमेंट, आपका बैंक में कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, उन सारी चीज़ों को देखती है। ठीक है, यानी कि जो उसके बैंक को पैसा देने के लिए आवश्यक जो कागजात है बैंक उसको चेक करती है। उसके बाद बैंक आपको पैसा दे रही है, तो बदले में बैंक आपसे लेगी कुछ, क्या लेगी, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगी। और यहाँ पे जो बैंक इंटरेस्ट ले रही है वो कितना ले रही है, 12% का बैंक है वो इंटरेस्ट ले रही है। और साथ में आपने कहा कि भाई हम पैसा कैसे देंगे आपको, तो बैंक ने बताया कि ठीक है आप जो है वो मंथली रूप से 10 साल में पूरा पैसा चुका दोगे, मेरा 5 लाख रुपया भी बैंक का और साथ में जो इंटरेस्ट है उसको भी। तो कितने टाइम में, 10 ईयर में जो है वो सारा पैसा चुका दिया जाएगा। अब बैंक जो है उसको चाहिए कुछ सिक्योरिटी भी कि आप उसका पैसा डुबाओ नहीं, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था ये किया गया कि आपका जो घर का कागजात है, जो ज़मीन का कागजात है, वो आप बैंक में ही रख दोगे। ठीक है, किसके रूप में, एज अ समर्थक ऋणधार के रूप में। तो अब देखिए हम लोग ये सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने वाले हैं कि ऋण राशि क्या है आपकी, ऋण अवधि क्या होती है, आवश्यक कागजात क्या है, ब्याज दर क्या है, अदायगी का स्वरूप क्या है और समर्थक ऋणाधार क्या है, इन सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो अब बताइए, आप जो यहाँ पे बैंक को पैसा दोगे, पैसा तो आपने बैंक से ले लिया, तो बैंक को आपको पैसा लौटाना भी है, तो आप बैंक से पैसा कैसे लौटा रहे हो, आपका मंथली पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में और वहीं से जो बैंक है अपना इंटरेस्ट और जो उसका पैसा उसको हर मंथ काट रही है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऋण राशि रुपए में। तो ऋण राशि कितना लिया हुआ है आपने ऋण राशि लिया हुआ है 5 लाख रुपया। कितना भाई, आपने 5 लाख रुपया है वो एज अ लोन लिया हुआ है, ऋण राशि आपने ली हुई है। और जो ऋण अवधि है वह कितने समय का है, ऋण अवधि यानी कि आप जो है जो पैसा लिए हो उधार उसको आप कितने समय में चुकाने वाले हो, यानी कि ऋण अवधि। तो ऋण अवधि कितनी है आपकी, 10 साल है। 10 साल में आप हर महीने कर करके क्या करोगे, अपना जो पैसा लिया हुआ है आपने उसको आप चुकाने वाले हो। अब उसके बाद देखो आवश्यक कागजात। अब आपने ऋण लेने के लिए आवश्यक कागजात क्या थे आपके, तो आपके नौकरी के कागजात थे, आपके जो बैंक स्टेटमेंट थे कि आपका पैसा कितना आ रहा है बैंक में कितना जा रहा है, जिससे बैंक को पता चल पाए कि आप इस काबिल भी हो कि आप उसका पैसा दोबारा चुका पाओ। तो आवश्यक कागजात में क्या हो गया, उसके जो नौकरी के कागजात हो गए, उसके जो बैंक के स्टेटमेंट हो गए, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या हो गया, आवश्यक कागजात के रूप में माना जाएगा। उसके बाद ब्याज दर। ब्याज दर मतलब कि अब जो बैंक आपको लोन दी है तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है, वो क्या है आपका, ये यहाँ पे आपका 12% है। कितना है, ये आपका 12% है। अब देखिए अदायगी का स्वरूप, यानी कि आप जो बैंक को पैसा रिटर्न कर रहे हो, उसको बैंक से आपने पैसा लिया है तो बैंक को दोबारा पैसा दे रहे हो ना, तो कैसे दे रहे हो, आपका जॉब का पैसा आ रहा है हर मंथ और वहीं से जॉब का पैसा से वो आप उसको पेमेंट कर दे रहे हो हर मंथ, यानी कि ऑटोमेटिक कट जा रहा है। यानी कि आप बैंक के थ्रू ही जो यहाँ पे अपना पैसा रिटर्न भी कर रहे हो, किसको, जिससे आपने पैसा लिया यानी कि बैंक को। तो बैंक के थ्रू ही आपका क्या है, अदायगी का स्वरूप है। उसके बाद है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि आपने जो लोन लिया है उसके बदले में आपने कौन से जायदाद, चाहे आपका सोना है, चांदी है, आपका ज़मीन है, मकान है, पशु है, बैंक में जमा धन है, इनमें से कौन सी चीज़ों को आपने जो है वो समर्थक ऋणाधार के रूप में, जिससे आपने लोन लिया है यानी कि बैंक को दिया है। तो आपने क्या दिया है, आपके जो घर के कागजात है, आपकी जो जमीन के कागजात है, उसको आपने यहाँ पे बैंक को दिया था, किसके रूप में, समर्थक ऋणाधार के रूप में। तो यहाँ पे अब देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, आपका ऋण राशि क्या होता है, ऋण अवधि क्या होता है, आवश्यक कागजात क्या होते हैं, ब्याज दर क्या होता है, अदायगी का स्वरूप क्या होता है और समर्थक ऋणाधार क्या होता है, इन सारी चीज़ों का आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं विविध प्रकार के साख प्रबंध। यहाँ पे विविध प्रकार के साख प्रबंध कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि किस तरह से अब हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे अलग अलग लोगों से उधार लेंगे और उसका जो उधार है उसको दोबारा रिटर्न जो है वो कैसे कैसे करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल लिया गया है वह गाँव का एग्जाम्पल लिया गया है। तो उसी में है पहला एग्जाम्पल वह क्या है, श्यामलाल का है।
और श्यामलाल के पास जो जमीन है वह है आपकी 1.5 एकड़ जमीन, यानी कि 1.5 एकड़ जो है इसके पास जमीन है और इसको खेती करने के लिए हर मौसम में ऋण लेना पड़ता है। तो ये क्या करता है, यह महाजन जो है उससे हर वर्ष ऋण लेता है 5% की मासिक ब्याज दर से। अब जब ये 5% की मासिक ब्याज दर से ऋण लेगा तो वार्षिक ऋण दर इसकी क्या हो जाएगी, 5% से जोड़ लीजिए, 5 और महीने में 12, यानी कि कितना हो गया, 60% जो है इसको ऋण लेना पड़ जा रहा है 60% की दर से। 60% की दर से जब इसको ऋण लेना पड़ रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जा रहा है। तो इसको फिर पता चलता है कि मैं जो हूँ अपने दोस्तों से भी ऋण ले सकता हूँ। तो ये किस प्रकार का दोस्त है इसका, यह जो इसका दोस्त है वह है कृषि व्यापारी दोस्त, यानी कि जिसके साथ यह कृषि का कारोबार करता है, एक कृषि व्यापारी से यह ऋण लेता है। अब जब ये कृषि व्यापारी से ऋण ले रहा है तो ये कितने प्रतिशत पर ऋण लेगा, तो यहाँ पे उसको जो है वह 3% मासिक ब्याज की दर से ऋण मिल जा रहा है। अब यहाँ पे इसको 3% मासिक ब्याज की दर से ऋण मिल रहा है तो यहाँ पे इसको कितना प्रतिशत पड़ जा रहा है, तो देख लीजिए 3% है मासिक ब्याज, यानी कि 12 से गुना करना होगा, यानी कि इसको 36% वार्षिक ब्याज की दर से अब ऋण मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहा उसको 60% पड़ जा रहा था और यहाँ पे इसको 36% पड़ जा रहा है। अब ये जो इसका व्यापारी मित्र है, कृषि मित्र है, इससे जब इसको ऋण लेता है तो इसको साथ में क्या करना पड़ता है, इसको उसको वादा कर देना पड़ रहा है कि मैं जो अपनी फसल बेचूंगा तुमको ही बेचूंगा, जिससे ये उसका जो कृषि व्यापारी है उसको भी संतुष्टि मिल जाती है कि चलो भाई मुझे जो मैंने पैसा लगाया है, पैसा मैंने उसको दिया है, वो पैसा मुझे मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला होगा कि जब वो महाजन से ऋण ले रहा है तो उसको 60% और जब कृषि व्यापारी से ऋण ले रहा है तो उसको 36%। यहाँ पे उसको कितना का फायदा हो रहा है लगभग, तो चलो हम इसको थोड़ा सा एक डाटा के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं 60%, तो मान लेते हैं वो 100 रुपया लिया होता तो उसको 100 रुपया तो देना ही था और ऋण कितना पड़ता ऋण, तो ऋण उसको 60% यानी कि 60 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ जाता। वहीं अगर हम बात करते हैं जब वो कृषि व्यापारी से लिया है तो उसको 100 रुपया लिया है मान लेते हैं, तो 100 रुपया तो उसको देना है ही, लेकिन उसको ऋण के रूप में कितना देना पड़ जाता है एक्स्ट्रा, तो 36 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने जाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जब वो अलग अलग लोगों से ऋण ले रहा है तो उसको कहाँ फायदा हो रहा है और कहाँ नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे तो बात हो गया जब वो महाजन से लेते हैं ऋण या फिर जब कृषि व्यापारी से लेते हैं ऋण। लेकिन अब हम एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं जहाँ पे जो ऋण है वह लिया जा रहा है बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे देखते हैं यह कौन है, यह है आपका अरुण, और जो अरुण है वह गिने चुने मजदूरों में से गिने चुने किसानों में से है जो उस गांव में उनको किससे लोन मिलता है, तो उनको बैंकों से लोन मिलता है। और इसके पास जो जमीन है वह कितनी जमीन है, इसके पास 7 एकड़ की जमीन है। इसको जो है अपनी खेती के लिए बैंक से तो लोन मिल गया, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो 8.5% की वार्षिक दर से। अब जरा सोचो इसको जो है अगर मान लो इसको अगर 100 रुपया इसने ऋण लिया, ठीक है, और इस पे जो इसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है साल भर में वो कितना देना पड़ रहा है, 8.5 रुपया। अब बताओ जरा, सोचो जरा, देखो जरा कि किसमें कितना ज्यादा नुकसान और किसमें कितना ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। महाजन से 60 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जा रहा है, कृषि व्यापारी से 36 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, जबकि अगर हम बैंक से लेंगे तो मात्र 8.5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। और यहाँ पे और चीजें देख लो, जहाँ पे जैसे आपका फसल पैदा हो रहा है आपको अपने व्यापारी को देना पड़ जा रहा है, जबकि जब आप बैंक से लिए हो ना तो यहाँ पे आपको 3 साल का समय भी दिया गया है कि आप जो है वो आपका जो मूल रकम है और साथ में जो इंटरेस्ट है उसको आप आराम से 3 साल में हमको लौटा दीजिएगा, बैंक को लौटा दीजिएगा। सोचो कितना ज़्यादा यहाँ पे फायदे का सौदा है। इसके अलावा ये जो आपका अरुण है ये और सोच रहा है कि जब यह अपनी खेती कर लेगा तो खेती करके जो उसका फसल बिकेगा ना उसमें से वो आराम से इतना रुपया और इतना इसको कुछ भर देगा। और जो आलू की खेती करने वाला है तो आलू की खेती करके आलू को है वो शीत भंडार में जमा कर देगा और उस पर भी कुछ लोन ले लेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जब हम अलग अलग लोगों से लोन ले रहे हैं तो कितना फायदा हो रहा है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे बात की जा रही है आपके रमा के बारे में। कौन है यह एक रमा है। और रमा कौन है, रमा जो है वह कृषि मजदूर है, यानी कि इसके पास कोई जमीन उमीन नहीं है। यह क्या करती है, खेतों में मजदूरी करती है, यानी कि यह क्या है, एक कृषि मजदूर है। अब देखिए कृषि मजदूर है तो उसको हर मौसम में काम मिल नहीं रहा है। जहाँ जब ज़्यादा खेती होती है मौसम में तो इसको काम मिलता है और कभी कभी इसको काम नहीं मिलता है।
तो जब इसको काम नहीं मिलता है तो ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने के लिए इसको कर्ज लेना पड़ जाता है। तो ये जो कर्ज लेती है वह किससे लेती है? यह कर्ज लेती है भूस्वामी से, यानी कि जहाँ पे ये काम करती है वही तो इसको जानता है, क्योंकि बैंक से कर्ज लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहती है, वो तो इसके पास है नहीं। और वो क्या क्या चीज़ें होती है बैंक से ऋण लेने के लिए, आपको मैंने बताया हुआ है, जैसे कि ऋण आधार, कागजात, वो सारी चीज़ें तो इसके पास तो है नहीं। ये तो क्या है, कृषि मजदूर है। और इसको जानता कौन है? वहाँ का भूस्वामी, यानी कि जो उसका खेत में ये काम करती है उस खेत का मालिक उसको जानता है। इससे यह क्या करती है, उससे यह ऋण ले लेती है। अब देखिए ऋण क्या ले रही है, 5% की मासिक ब्याज दर से यह ऋण ले रही है। सोचो, अब 5% के मासिक दर से ऋण ले रही है तो 5% और 12 महीना, यानी कि आपको क्या है 60% इसको पड़ जा रहा है वार्षिक ब्याज का ऋण। यानी कि अगर ये 100 रुपया लेगी उस किससे, भूस्वामी से, तो इसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ जाएगा, इसको एक्स्ट्रा 60 रुपया देना पड़ जाएगा। कितना घाटे का सौदा है। लेकिन इसको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि इसके पास आवश्यक कागजात नहीं है। वो हम सारी चीज़ आगे देखने वाले हैं। तो अब ये ऐसी स्थिति है कि जब इसको ज़रूरत पड़ेगा, घर में कोई बीमार पड़ जाएगा या फिर कुछ ही शादी विवाह में जाना पड़ेगा, तो भी इसको ऋण लेना पड़ जाता है। किससे? भूस्वामी से। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये क्या करते हैं, ऋण जो नहीं चुका पाते हैं और फिर भी इनको जरूरत पड़ती है, फिर ये दोबारा चल जाते हैं भूस्वामी के पास। भूस्वामी इनसे अच्छा व्यवहार भी नहीं करता, यानी कि अच्छे से इनसे बात विचार भी नहीं करता है, फिर भी इनकी ज़रूरत है और ये इनके पास जाती हैं। और कोई इनको जानता नहीं है, इसलिए उन्हीं के पास जाना पड़ता है और जाके इनका काम चलता है। यानी कि इनको बार बार भूस्वामी से क्या लेना पड़ता है, ऋण लेने की जरूरत पड़ जाती है। अभी तक आप ये तो समझिए कि अगर बैंक से लोन लेना है तो भाई फायदे का सौदा है, तब यहाँ पे फायदा हो रहा है। लेकिन अगर साहूकार से ऋण लेना है या फिर आपका कृषि व्यापारी से ऋण लेना है या फिर आपका भूस्वामी से भी ऋण लेना है तो भी यहाँ पे घाटे का सौदा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग को उनको पैसा देना पड़ जाता है। तो भाई बैंक से हम लोग को पैसा कैसे लिया जाए? अगर हम लोग गरीब हैं, हमारे पास बहुत सारे वो कागजात नहीं है जो कि बैंक मांगता है उनसे लोन लेने के लिए, उनसे ब्याज लेने के लिए, तो क्या किया जाए? तो उसका एक तरीका निकाला गया है। अब ये तरीका क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यह है आपका सहकारी समितियां से ऋण लेना। अब ये क्या होता है, तो देखिए आपको ये पता है कि जो भी बहुत सारे स्रोत है उनसे हम लोग ऋण लेते हैं वो बहुत महंगा पड़ जाता है, चाहे साहूकार हो गया, चाहे भूस्वामी हो गया, चाहे कृषि व्यापारी हो गया। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सहकारी समितियां बनाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो सदस्य होते हैं, सहकारी समितियां क्या होती है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, सदस्य होता है। तो यहाँ पे देखिए सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधन को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं, यानी कि ये लोग ग्रुप बनाते हैं और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे की भलाई के लिए, मदद करने के लिए। अब ये जो सहकारी समितियां होती हैं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि किसानों की सहकारी समितियां हो सकती है, जिसमें क्या होगा, बहुत सारे किसान जो है आपसी सहयोग करेंगे। इसके अलावा बुनकरों का आपका सहकारी समितियां हो सकती हैं। इसके अलावा जो कुछ छोटे उद्योग होते हैं या फिर उद्योग में जो मजदूर काम करते हैं वो लोग अपना सहकारी समितियां बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सहकारी समितियां होती हैं। देखिए अब अगर हम बात करते हैं कृषक सहकारी समिति के बारे में, ठीक है, जो कि कहाँ है, आपका सोनपुर के नज़दीक में है। और ये जो आपका सहकारी समिति है इसमें जो है वह 2300 किसान सदस्य है, यानी कि इसमें जो किसान लोग हैं वह 2300, यानी कि 2300 जो किसान है वह इसके सदस्य बने हुए हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करते हैं, यानी कि इनके पास जो भी पूंजी हो, 10 रुपया, 20 रुपया महीना, सप्ताह भर में, ये लोग आपस में एक दूसरे से मिला करके जमा करते हैं। और जमा करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, इस पूंजी का जो जमा उनके पास पूंजी हुई है उसको क्या करते हैं, ऋण आधार मानते हैं। अब ऋण आधार क्या होता है, वही होता है जो हम लोग बैंक को कहते हैं कि ये देखिए मेरा ऋण आधार है और इसके बेसिस पे आप हमको ऋण दे दीजिए। यानी कि जब ये लोग क्या करते हैं, अपना सदस्य बना लेते हैं, कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं और उसको ऋण आधार मानते हुए क्या करते हैं, बैंक से जाकर के ये लोग लोन ले लेते हैं। और बैंक से जब लोन लेते हैं तो क्या होता है, सस्ते रेट पे इनको लोन मिल जाता है। तो ये एक व्यवस्था की गई है सहकारी समितियों का, जिसके द्वारा लोगों को भूस्वामियों से, लोगों को कृषि व्यापारियों से और जो महाजन है उनसे बचाया जा सके और ये लोग बैंकों से आराम से सस्ते दर पर ऋण ले सके। आपको इतना तो समझ में आ ही गया अब कि जो ऋण है यानी कि जो उधार है वो हम लोग अलग अलग लोगों से ले सकते हैं, यानी कि भूस्वामियों से भी ले सकते हैं, साहूकार से भी ले सकते हैं, बैंक से भी ले सकते हैं, कृषि व्यापारी से भी ले सकते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी ले सकते हैं। यानी कि अब हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न स्रोत किसके, ऋण के, यानी कि हम लोग जो ऋण है, जो उधार है, उसको अलग अलग स्रोतों से ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो आपके ऋण के विभिन्न स्रोत है उसको 2 भागों में बांटा जाता है।
अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका औपचारिक स्रोत और दूसरा है आपका अनौपचारिक स्रोत। आपका औपचारिक स्रोत क्या होता है, अनौपचारिक स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए औपचारिक स्रोत, ये जो औपचारिक स्रोत होते हैं यह सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी कि सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि आपका बैंक हो गया, जैसे कि आपका सहकारी समितियां हो गई, ये सब क्या है, यह सब के सब आपके एग्जाम्पल है औपचारिक स्रोत के। जबकि अगर हम बात करते हैं अनौपचारिक स्रोत के, तो ये क्या है भाई, तो यह आपके सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। जैसे कि आपका साहूकार हो गया, व्यापारी हो गया, रिश्तेदार हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये सब आपके अनौपचारिक स्रोत हो गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं औपचारिक स्रोत में, तो यहाँ पे जो ब्याज दर होता है वह निश्चित होता है। जैसे कि हमने देखा था अरुण के एग्जाम्पल में, उसको 8.5% की वार्षिक दर से, कितना भाई, तो 8.5% की वार्षिक दर से ही ऋण मिल गया था। जबकि हमने और के एग्जाम्पल देखे थे जिसमें जो साहूकार से कितना ले रहा था, 5% मासिक रूप से, यह वार्षिक है, यानी कि पूरा साल भर में सिर्फ 8.5% ही एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। जबकि यहाँ पे जो है वह 5% की मासिक ब्याज की दर से, यानी कि अगर हम वार्षिक देखें तो कितना आ जा रहा है, 60% हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ब्याज दर है वो निश्चित नहीं है। कैसे? क्योंकि यह हम साहूकार से लिए तो इतना, जबकि हम अपने कृषि व्यापारी से ले रहे थे तो वह 3% मासिक ब्याज की दर से दे रहा था, यानी कि कितना हो जा रहा था, इसका 36 हो जा रहा था। देख लो कितना अलग अलग है, कोई 60% ले रहा है आपको वार्षिक, कोई 36% ले रहा है आपसे वार्षिक, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जबकि अगर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे औपचारिक स्रोतों में, तो भाई यहाँ पे तो लगभग कॉमन था, यहाँ पे बराबर था। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो क्या, कि यहाँ पे जो ऋण लिया जा रहा है उसके जो ब्याज की दर है वो बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जबकि यहाँ पे क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो ब्याज दर होता है वह कम होता है और इनका जो ब्याज दर होता है वह ज्यादा होता है। औपचारिक स्रोतों में ब्याज दर कम होती है, अनौपचारिक स्रोतों में ब्याज दर ज्यादा होती है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देखिए, औपचारिक ऋण के स्रोत से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। शोषण जो मैंने बताया था ना, क्या बताया था, जो आपका अनौपचारिक स्रोत था उसमें जो कृषि मजदूर थी उसको जब काम नहीं मिलता था तो साहूकार से लोन लेना पड़ता था, यानी कि जो भूस्वामी है उससे लोन लेना पड़ता था। कभी वो उसका शोषण करता था, यानी कि उससे अच्छे से बात विचार भी नहीं करता था, तुम क्यों आगे पैसा लेने, अभी तो पिछला टाइम तुम्हारा 5,000 रुपये बाकी है। इस तरह की जो वो उनसे व्यवहार करता था, अच्छे से बातचीत भी नहीं करता था। यानी कि आपको जो शोषण है वह होता है कहाँ पर, अनौपचारिक स्रोतों से अगर हम ऋण लेते हैं तब। जबकि औपचारिक स्रोतों से हम ऋण लेते हैं तो वहां पे हमारा किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाता है। अब देखिए आपके जो औपचारिक स्रोत है, जो औपचारिक स्रोत है ना, इस पर निगरानी रखी जाती है। इनकी देख रेख में, किनकी, तो आरबीआई की देख रेख में। आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि देखती है कि भाई आप जो ऋण दे रहे हो, आप जो उधार दे रहे हो, सही तरीके से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप जो है वो कागजात पर उनको अच्छे से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। यानी कि अगर आप इसको बोल सकते हो कि औपचारिक स्रोतों में जो लिखा पढ़ी होती है वह पूरी होती है, जबकि जो अनौपचारिक स्रोत में लिखा पढ़ी होती है ऋण लेने का, ऋण देने का, वह पूरी नहीं की जाती है, आधी अधूरी होती है, जबकि इसमें पूरी की जाती है। उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, आपके जो औपचारिक स्रोत है इनका उद्देश्य क्या होता है। ये जो ऋण देती हैं, ये जो उधार देती हैं, उसके पीछे का मेन मकसद क्या होता है, तो यहाँ मेन मकसद होता है सामाजिक कल्याण के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो किसान को दिया गया था मात्र 8.5% की वार्षिक दर से, वो क्या होगा, उसको अपना बहुत फायदा मिलेगा, वो और ज़्यादा पैसा लेगा। जिसकी वो क्या कर रहा था, आलू को शीत भंडार गृह में भी जाके रखवा रहा था, वहाँ से भी ऋण ले रहा था और अपना व्यापार को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, उसका सामाजिक कल्याण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इधर के बारे में बात करें तो ये लोग 60%, 36% इस रेट से ब्याज ले रहे हैं। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और जो इनसे ऋण ले रहे हैं उनका तो शोषण कर रहे हैं। यानी कि इनका जो मेन उद्देश्य होता है, मकसद होता है ऋण देने का, उसका उद्देश्य होता है केवल लाभ कमाना। तो यहाँ पे हमने देख लिया है एक प्रकार से औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत में क्या अंतर होता है, और औपचारिक स्रोत क्या होता है और अनौपचारिक स्रोत क्या होता है, ये हमने दोनों यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। एग्जाम में आएगा, आप आराम से पूरे नंबर लेके आ सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो आपको एक चार्ट दिया गया है, अब इस चार्ट के मदद समझाया गया है कि आप महसूस कीजिए कि कहाँ पे कितने सारे जो लोग हैं वो किन किन तरह के साधनों से ऋण ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है
12 में जब भारत में 1000 परिवार के जो कहाँ के हैं, तो ये भारत के ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है कि गांव में जो लोग हैं वह कहाँ पे किस तरह से ऋण लेते हैं। तो ये आपको है पूरा डाटा, तो देख लीजिए। जो सहकारी समितियां हैं वहाँ से, जो बैंक है वहाँ से 25% का ऋण दिया जा रहा है, जबकि आपका जो व्यावसायिक बैंक है वहाँ से भी 25% का ऋण लिया जा रहा है। यानी कि 100 में से 25 लोग यहाँ से ऋण ले रहे हैं उधारी और 25 लोग यहाँ से ले रहे हैं उधारी। इसके अलावा अगर बात करते हैं अनौपचारिक स्रोत से, तो वहाँ से 5% लोग उधार ले रहे हैं, जबकि जमींदार से 1% ले रहे हैं और साहूकार से 33% जो लोग हैं वो ले रहे हैं उधार, और रिश्तेदार यानी कि दोस्त यार हो गए ना, उनसे ले रहे हैं 8% लोग, और जो अनौपचारिक स्रोत है उससे 1%, और जो सरकारी है उनसे कितना प्रतिशत, तो 1% जो है वह उधार लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। ये तो गांव का डाटा हो गया कि गांव में जो लोग हैं वह कहाँ कहाँ किन किन लोगों से कैसे कैसे उधार ले रहे हैं। लेकिन बात करते हैं अब हम शहर के बारे में। तो शहर में देखो, शहर में जो है शहर के लोगों को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। यह कौन कौन है, तो है आपका गरीब परिवार, ठीक है, शहर में गरीब परिवार है, कम संपत्ति वाले परिवार, उसके बाद समृद्ध परिवार, और उसके बाद अमीर परिवार। ठीक है, यानी कि आपके शहर में जो लोग रहते हैं उनका आय के हिसाब से, उनकी संपत्ति के हिसाब से वो कितना अमीर है कितना गरीब है, उसके हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। और अब देखो, ये जो अमीर है गरीब है, यह कौन से लोग हैं, वो कहाँ कहाँ से उधार ले रहे हैं। अगर आप बात करते हो अमीर लोगों की, तो अगर अमीर लोग में हम मान लेते हैं 100 अमीर लोग हैं, ठीक है, 100 अमीर लोग हैं, तो उन 100 लोगों में से 90 लोग ऐसे हैं ना जो कि औपचारिक स्रोत से ऋण ले रहे हैं, यानी कि उधार ले रहे हैं। यानी कि 100 में से 90 लोग जो हैं वो बैंक से ऋण ले रहे हैं, यानी कि उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको जो ब्याज देना पड़ रहा है बहुत कम देना पड़ रहा है, और जो 10% है वह कहीं और से ऋण ले रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं समृद्ध परिवार के बारे में, तो 100 में से 72 ऐसे समृद्ध परिवार हैं जो कि बैंक जैसे चीज़ों से ऋण ले रहे हैं, यानी कि औपचारिक स्रोतों से ऋण ले रहे हैं, और जो 28% है वो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण ले रहे हैं। उसके बाद अब देखोगे कम संपत्ति वाले परिवार, तो यहाँ पर जो आपका 47% है वो क्या ले रहा है, आपका औपचारिक स्रोतों से ऋण ले रहा है, और जबकि आपका जो यहाँ पे 53% जो लोग हैं 100 में से, वह क्या कर रहे हैं, यह आपका ले रहे हैं अनौपचारिक स्रोतों से। वहीं अगर हम बात करते हैं गरीबों में, तो जो शहर में गरीब रह रहे हैं उनका आप देख लीजिए मात्र 15% जो है वह औपचारिक स्रोत से उधार ले पा रहे हैं, जबकि जो 85% लोग हैं वह कहाँ से, वह अनौपचारिक स्रोतों से ले रहे हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे इस डाटे को, तो आपको सीधा से अनुमान लग जाएगा कि जैसे जैसे अमीर होते जाओगे वैसे वैसे औपचारिक स्रोत से आप ऋण आसानी से ले पा रहे हो, लेकिन जब आप गरीब हो आप आराम से ऋण नहीं ले पा रहे हो औपचारिक स्रोत से। यानी कि अमीर को सस्ता ऋण मिल जा रहा है और गरीब को महंगा ऋण मिल रहा है। यानी कि अमीर को जो पैसा है वो सस्ते रेट पे मिल जा रहा है और गरीब को जो पैसा है वो महंगे रेट पे मिल जा रहा है। तो गरीबी कहाँ जाएगी बताओ, कितना स्थिति खराब है। खैर छोड़ो, आगे हम लोग देखते हैं अपना। तो आगे हम लोग अब पहुँचते हैं यहाँ पे, किस कारणों से बैंकों और सहकारी समितियों को ऋण देना चाहिए और किनको देना चाहिए। यार देना चाहिए गरीबों को, लेकिन मिल किनको रहा है, अमीरों को। फिर वो बात अलग है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं किन कारणों से बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। क्या क्या ऐसे कारण है जिससे जो बैंक है और जो सहकारी समिति इनको ऋण देना चाहिए। तो देखिए, पहला है इनका जो ब्याज दर है वह निश्चित होता है। ठीक, जैसे कि अनौपचारिक स्रोत में ब्याज दर निश्चित नहीं होता है, कहाँ 60% लिया जा रहा है, कहाँ 36% लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो आपका निश्चित होता है। अलग अलग जो अनौपचारिक स्रोत है वो अलग अलग ब्याज लेते हैं, जबकि यहाँ पे ब्याज दर जो होता है आपका निश्चित होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक अच्छा सिस्टम है, इसीलिए यहाँ से जो है ऋण लेना चाहिए और इनको भी वह ऋण देना चाहिए। उसके बाद है आपका औपचारिक ऋण के स्रोत ऋण लेने पर शोषण नहीं करते हैं। यानी कि इनसे आप ऋण ले लिए तो ऐसा नहीं आपसे गलत तरीके से बात करेंगे, आपका शोषण करेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऋण इनको देना चाहिए और इनसे समाज का शोषण नहीं होगा। उसके बाद इन पर निगरानी भी रखी जाती है आरबीआई के द्वारा, तो आप आराम से इनसे ऋण ले सकते हो और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि इनके ऊपर गाइडलाइन रहता है किसका, आरबीआई का। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए, इनका जो उद्देश्य होता है वह सामाजिक कल्याण के लिए ऋण देना होता है। तो यहाँ से आप आराम से ऋण लो, अपना समाज का कल्याण करो। वहीं अगर आप अनौपचारिक से ले लेते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा शोषण होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा फायदा कमाने लगते हैं। 60 और 36 जैसे प्रतिशत पे हम लोग को ऋण देते हैं, बहुत मुनाफा कमाते हैं हम लोग से। लेकिन अब देखिए इसमें है, इसके जरिए लोगों की आय बढ़ जाती है। अब सोचो, जहाँ पे हम
8.5% की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से हम ऋण लेंगे तो क्या होगा, बहुत कम ऋण देना पड़ जा रहा है। तो फायदा किसका हो रहा है, हम लोग का फायदा हो रहा है, यानी किसी लोगों की आय जो है वो बढ़ जा रही है। वही अगर 60% की वार्षिक ब्याज दर से लेते तो मुनाफा होता, उतना नहीं होता ना, घाटा होता। लेकिन अगर हम यहाँ से लेंगे, बैंकों से लेंगे 8.5% की दर से, तो हमको तो ब्याज बहुत कम देना पड़ जा रहा है। तो पैसा जब कम देना पड़ेगा तो मुनाफा ज़्यादा होगा, और पैसा जब ज़्यादा देना पड़ जाएगा तो मुनाफा कम होगा। इसलिए इन लोगों से ऋण लेना चाहिए। अब देखिए, बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज आराम से ले सकते हैं। किनसे, बैंकों से और सहकारी समितियों से। फसल उगाने के लिए इनसे आराम से ऋण लिया जाएगा तो क्या होगा, समाज में जो कृषि है, मजदूर है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। कोई भी कारोबार अगर हमको शुरू करना है तो इनसे ऋण लेंगे तो क्या होगा, सस्ते रेट पे ऋण मिलेगा और कारोबार में ज़्यादा मुनाफा हो पाएगा। उसके बाद सस्ता और सामर्थ्य अनुकूल कर्ज क्या करता है, देश के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। क्यों, क्योंकि आप को खेती करना है, सस्ता कर्ज मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, आप ज़्यादा अच्छे से खेती कर पाओगे। आपको उद्योग लगाना है, आपको सस्ता कर्ज मिल जाएगा, आप उद्योग में अच्छे से मेहनत करोगे, लाभ कमाओगे, आप क्या होगे, फायदा हो जाएगा, आपका मुनाफा होगा। और धीरे धीरे समाज के जो वर्ग है, नीचे तबके के भी लोग हैं, उनको भी जब इस तरह से कर्ज मिलेगा तो वो भी अपनी संपत्तियों को बढ़ाएंगे, वो भी रोजगार से जुड़ेंगे, और धीरे धीरे हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। तो इन कारणों से है वह सहकारी समितियां हो गई और बैंक हो गए, उनको ऋण देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। क्या है, यहाँ पे है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। अब ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, विशेष करके महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने के लिए और उनकी जो पूंजी है उसको एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे गांव है तो गांव में पता है हर जगह महिलाएं होती है, तो गांव की जो महिलाएं होती हैं उनको एकत्रित किया जाता है, या फिर शहरों में भी ऐसा जो है वह स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में ही मनाया जाएगा, शहरों में भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है गांव के बारे में, तो हम लोग उसी को लेकर चलते हैं। तो गांव में क्या किया जा रहा है कि आपका जो महिलाएं हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है, वो आपस में बात विचार करती हैं और लोग अपना एक समूह बना रही हैं। यहाँ पे देखिए, एक विशेष सहायता समूह एक दूसरे से पड़ोसी होते हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं किसी विशेष सहायता समूह के बारे में तो वो लोग, ऐसा नहीं होता है कि कुछ यहाँ का है, कोई 20-30 किलोमीटर दूर का है, लोग आपस के होते हैं। मान लीजिए एक मोहल्ले के हैं, तो एक मोहल्ले में जब जो औरतें हैं, वहाँ की 15-20 औरतें हैं, वो लोग मिलकर की क्या कर सकती हैं, एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर सकती हैं, जिसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो क्या करती हैं, आपस में नियमित रूप से मिलती है और बचत करती है। यानी कि आप यहाँ पे एक मोहल्ला का एग्जांपल लेके चलो, तो मोहल्ले में 10 से 15-20 औरतें हैं जो लोग आपस में रेगुलर मिलती रहती हैं और क्या करती हैं, आपस में बचत करती हैं। अब जितना उनसे हो सके, ठीक है, हो सकता है वो 25 रुपये बचत करती हो सकता है वो 100 रुपये बचत करती हो, यह डिपेंड करता है कि वो जो है कितनी समृद्ध है, उसके हिसाब से ये लोग बचत करती हैं और सदस्य अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कर्ज समूह से ले लेती हैं। यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि ये जो 15-20 जो महिलाएं हैं, ये लोग क्या करती हैं, आपस में ही पैसा इकट्ठा करती हैं, और पैसा इकट्ठा करके अगर उसी में से किसी को चाहिए तो उसको पैसा दे देती हैं, और बदले में क्या करती हैं, बदले में उससे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेती हैं, उनसे कुछ ब्याज भी लेती हैं। लेकिन ये जब ब्याज लेती है ना, वो साहूकारों से कम होता है, भूस्वामियों से कम होता है। यानी कि इनको बैंक जल्दी लोन नहीं दे रहा है, तो ये लोग आपस में एक ग्रुप बना ली, आपस में पैसा इकट्ठा कर रही हैं और आपस में ही जब जरूरत पड़ रहा है तो उसको ले रही हैं और उसको ऋण भी दे रही हैं, और सस्ता इनको ऋण भी मिल जा रहा है, इनका काम भी निकल जा रहा है। तो यही होता है आपका क्या, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो रेगुलर आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।